Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 13th of April 2025. तो गाइज आज है तारीख 13 अप्रैल 2025 और है संडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन पीडीएफ, मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहाँ से आप इस लेक्चर के पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर पाओगे। साथ ही साथ में इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको हाईलाइट करके प्रोवाइड करवाया जाता है, वो भी सब चीज़ आपको मिल जाती हैं जो एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेगा। मेक श्योर करें कम से कम एक बार टेलीग्राम चैनल को विजिट करके ज़रूर से आएँ। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है इटली को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुभ आरंभ करते हैं। वैसे जो हमें आज थंबनेल वाला आर्टिकल डिस्कस करना है वो आज के साइंस एंड टेक के पेज पर है रिगार्डिंग रसेल्स वाइपर। तो रसेल्स वाइपर को लेकर कुछ नई स्टडीज पब्लिश हुई हैं, वो हम डिस्कस करेंगे जब साइंस एंड टेक के पेज पर आएंगे। वैसे अगर आप लोगों ने आज का न्यूज़पेपर देख लिया है वेल एंड गुड, नहीं देखा है तो फ्रंट पेज आपके सामने है। फ्रंट पेज में एक सबसे इंपॉर्टेंट खबर आज जो पब्लिश हुई है दोस्तों, वो ये वाली आपको देखने को मिल जाएगी। जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पिछले काफ़ी सारे दिनों से लगातार तमिलनाडु की गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट, गवर्नर, प्रेसिडेंट, ये चारों के चारों चर्चाओं में हैं। आइए थोड़ा सा और आज डिस्कस करते हैं, क्योंकि वैसे तो मैं इसके बारे में पढ़ा चुका हूँ, लेकिन काफ़ी सारे लोग हैं है ना, जो नए लोग जुड़े होंगे अपने साथ में, उनका रिवीजन भी हो जाएगा। आइए मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार से समझाता हूँ कि ओवरऑल जो इशू है वो चल क्या रहा है और ये मामला आज कहाँ तक जा चुका है। ये मामला इतना दूर जा चुका है कि आप कह सकते हैं कि कुछ रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि जो केंद्र सरकार है वो पिटीशन फाइल करने वाली है सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के अगेंस्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट ने, आपको पता होगा, 8 अप्रैल को एक बड़ा जजमेंट दिया है। वो जजमेंट है दोस्तों गवर्नर की पावर्स को लेकर। अब वो जो पावर्स हैं वो किस चीज़ को लेकर है, जो गवर्नर यहाँ पर बिल को अप्रूवल देते हैं, है ना, इवन प्रेसिडेंट यहाँ पर बिल को अप्रूवल देते हैं, विदहोल्ड करते हैं, ठीक है। तो ये इनकी पावर्स को लेकर बात हो रही है। मामला क्या है, चलिए मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। जैसे हम बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में, राज्य सरकारों में, तो हमारे पास में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली देखने को मिल जाती है। लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर में जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो क्या करती हैं, वो बिल्स को पास करवाती हैं, ठीक है। नया कानून लेकर आना है तो उसके लिए पहले बिल आएगा। ये बिल इसी लेजिस्लेटिव असेंबली से पास होगा। पास होने के बाद में जाकर वो एक एक्ट बनेगा, यानी कि कानून बनेगा। लेकिन क्या ये आसान है? देखो नहीं। अगर लेजिस्लेटिव असेंबली से जो बिल है इसको पास करवाना है तो राज्य सरकार को गवर्नर का अप्रूवल लेना होता है, यानी कि राज्यपाल यहाँ पर बैठा हुआ है, याद रखिएगा। जैसे हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट वाले पूरे सेक्शन में होता है, जहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर कोई बिल पास करवाना है, लोकसभा राज्यसभा से होगा। एक्ट बनने के लिए जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो यहाँ पर उस बिल पे साइन करते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट का रोल वहाँ पे होता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का ये पूरा स्ट्रक्चर है। लेजिस्लेटिव असेंबली है, बिल पास करवाओगे, अगर एक्ट बनवाना है तो गवर्नर को यहाँ पर उस बिल के ऊपर साइन करना अनिवार्य है, उसके बिना तो काम होगा नहीं। तो दोस्तों अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गवर्नर को इस चीज़ को लेकर कुछ पावर्स देता है। मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ। यहाँ पर 2 आर्टिकल्स आ जाते हैं गवर्नर को लेकर, और सबसे पहला यहाँ पर जो आर्टिकल है, याद रखिएगा, वो है 200, और जो दूसरा आर्टिकल है वो है 201। अनुच्छेद 200 और अनुच्छेद 201 भारतीय संविधान का ये डील करता है गवर्नर की पावर्स को लेकर। लेकिन इसमें कौन सी पावर को लेकर बात हो रही है? सबसे पहले गवर्नर के पास में जब वो बिल आएगा, यानी स्टेट लेजिस्लेचर से बिल कोई पास होगा, तो गवर्नर के पास जब बिल आएगा ना, तो गवर्नर या तो उस बिल पे अपना अप्रूवल देंगे, ठीक है, यानी कि वो एसेंट दे देंगे, या फिर दोस्तों यहाँ पर उस बिल को वह विदहोल्ड कर लेंगे, अपने पास में रख लेंगे, ठीक है, अपने पास में रख लेंगे, ठीक है। कई बार क्या होता है कि लंबे समय तक रखे रहते हैं, पॉकेट वीटो का मामला आ जाता है कि भाई गवर्नर कोई रिस्पांस नहीं दे रहे, ठीक है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद दोस्तों इसी आर्टिकल 200 के तहत, ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पढ़ाया अभी आर्टिकल 200, इसी आर्टिकल 200 के तहत गवर्नर के पास में 4 ऑप्शंस प्रेजेंट होते हैं। कितने? 4 ऑप्शंस गवर्नर के पास में प्रेजेंट होते हैं। आइए चलिए उन 4 ऑप्शन के बारे में पढ़ते हैं। ये 4 ऑप्शन किस चीज़ को लेकर हैं
कि भाई लेजिस्लेटिव असेंबली में बिल पास हुआ, गवर्नर के पास गया, आर्टिकल 200 गवर्नर को 4 ऑप्शन देता है कि वो उस बिल के साथ में क्या करेंगे। सबसे पहले या तो गवर्नर को बिल सही लग रहा है, ठीक है, एक्ट बनाना चाहिए, तो हाथों हाथ वो क्या करेंगे, एसेंट दे देंगे, यानी कि अप्रूवल दे देंगे, मामला खत्म। अप्रूवल दे दिया, काम खत्म, वो बिल यहाँ पर एक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो पहली पावर यहाँ पर आर्टिकल 200 के तहत इनको ये मिल गई। दूसरे ऑप्शंस यहाँ पे गवर्नर के पास में है विद होल्ड एसेंट, यानी कि उस अप्रूवल को रोक लिया है, अप्रूवल अभी नहीं दे रहे हैं वो, ठीक है, अपने पास में बिल को रख लिया है। फिर तीसरा ऑप्शन इनके पास में क्या होता है, रिजर्व द बिल, ध्यान रखिएगा फिर से बोल रहा हूं, रिजर्व द बिल फॉर द प्रेसिडेंट, यानी कि बिल को उन्होंने रिजर्व कर लिया है ताकि वो प्रेसिडेंट का कंसिडरेशन ले सकें। वो सोच रहे हैं कि यार ये कोई बिल जो आया है ना मेरे पास में, इससे थोड़े कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकते हैं, इस वजह से ये जो बिल है मैं प्रेसिडेंट को देना चाहता हूं। तो इन 4 ऑप्शन में से जो गवर्नर है उनके पास में तीसरा ऑप्शन आता है कि वो प्रेसिडेंट को कहीं ना कहीं कंसीडर करने के लिए बिल को रिजर्व करके रख लेते हैं, अपने पास में रख लेते हैं कि भैया प्रेसिडेंट से थोड़ा सा बातचीत की जाएगी, फिर उसके बाद में काम होगा। ये आर्टिकल 201 के तहत यहाँ पर ये वाली पावर मिल जाती है, ये वाला ऑप्शन मिल जाता है। नाउ 4th ऑप्शन यहाँ पर क्या आता है, वो है रिटर्न द बिल। लास्ट में दोस्तों रिटर्न द बिल याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिटर्न द बिल। ठीक है, तो इनके पास में एक आखिरी ऑप्शन क्या है कि बिल को सीधा रिटर्न कर देना। भाई लेजिस्लेटिव असेंबली से बिल पास हुआ, इनके पास में पहुंचा, ये कह रहे हैं कि देखो यार इसमें थोड़ा सा ये बदलाव करने की ज़रूरत है, इस बिल को हम रिटर्न कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो रिटर्न हो जाएगा लेजिस्लेटिव असेंबली के पास में। और लेजिस्लेटिव असेंबली अगर मान लो उसी सेम बिल को जो उनके पास में आया है वापस से अगर गवर्नर को साइन करने के लिए भेज दे, तब गवर्नर को साइन करना ही पड़ता है। ठीक है, इसमें यहाँ पर तीसरा वाला केस पढ़ोगे दोस्तों, थोड़ा और इंटरेस्टिंग है। बिल को अपने पास में मतलब प्रेसिडेंट के अप्रूवल के लिए, प्रेसिडेंट से बातचीत करने के लिए यहाँ पर उसको रिजर्व कर लेना, ठीक है, या फिर सेकंड वाला देखोगे विद होल्ड करके रखना, अपने पास में बिल को रख लेना, समझ गए। तो इसमें तीसरे वाले पॉइंट के ऊपर में या तीसरे वाले ऑप्शन के ऊपर में थोड़ा सा ज़्यादा जोर दीजिएगा। वो क्या है, एक बार अगर बिल को प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर दिया गया अंडर द आर्टिकल 201, जैसे मैंने आपको यहाँ पर इसमें मेंशन किया है, आर्टिकल 201 के तहत एक बार बिल जो है प्रेसिडेंट को रिजर्व कर दिया जाएगा, तो याद रखिएगा यहाँ पर इस 201 में भी कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई भी स्पेसिफाइड टाइम लिमिट नहीं मेंशन किया गया है, टाइम लिमिट नहीं दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब टाइम लिमिट नहीं है तो कभी तक भी या कितने समय तक यहाँ पर आप कह सकते हैं अपने पास में उस बिल को रख सकते हैं। टाइम लिमिट नहीं है कि भाई यहाँ पर गवर्नर ने उस बिल को प्रेसिडेंट को दे दिया कि भैया आप भी अपने विचार करके बता दो। अब प्रेसिडेंट अपने पास में बिल लेके रख सकते हैं, कोई टाइम पीरियड है ही नहीं, कभी भी जवाब देंगे वो, यहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं है कि भाई हाँ इस टाइम बाउंडेशन के अंदर में या इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर में प्रेसिडेंट को ये जवाब देना होगा, समझ रहे हैं। तो ये यहाँ पर एक बड़ी प्रॉब्लम धीरे धीरे करके यहाँ पर क्रिएट हो रही है। ये जो साइलेंस है इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल साइलेंस, है ना। कई बार यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये एक पॉकेट वीटो का काम कर रहा है। पॉकेट वीटो का काम करना मतलब कई बार राज्य सरकार अगर कोई कानून बनाना चाहती है, लेट्स से एग्जांपल यहाँ पर तमिलनाडु की बात हो रही है, तमिलनाडु कई बार पहले बिल पास करने की कोशिश कर चुकी है, आर्टिकल में आप देख पाओगे ये 10 बिल पास करने की कोशिश कर चुके हैं, इस बिल पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। या तो यहाँ पर आप रिजेक्ट कर दो या फिर आप अप्रूवल दे दो कि भाई यहाँ पर, या फिर आप उसको मॉडिफाई करने के लिए क्या कहना चाहते हैं अपना सजेशन दे दो, आप कुछ नहीं कर रहे। तो यहाँ पर क्या होता है, पॉकेट वीटो के तहत ना ही अप्रूवल दिया गया ना ही रिजेक्शन दिया गया, बिल लेकर बैठ गए, ठीक है। अब वो बिल पास करी जा रही है राज्य सरकार, तो राज्य सरकार के पास में फिर कोई पावर नहीं बची। ये बेसिकली यहां पर कहना है कि वो कैसे कोई कानून बनाएंगे, कैसे वो एक्ट बनाएंगे। तो ये मामला दोस्तों हमारा पूरा का पूरा चल रहा है, याद रखिए। और अब क्या हुआ, क्योंकि ये एक टाइम पीरियड नहीं है, गवर्नर भी इस तरीके से बिल लेकर बैठ जाते हैं, तो एक बड़ी प्रॉब्लम यहां पर क्रिएट होती है। तो सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों तमिलनाडु की सरकार पहुंच गई, क्योंकि तमिलनाडु ने पिछले कुछ समय पर 10 बिल को पास करवाने की कोशिश की। ये 10 बिल आपके सामने हैं, तमिलनाडु फिशरीज यूनिवर्सिटी एक्ट, तमिलनाडु वेटरनरी एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी एक्ट, ये आपको देखने को मिलेगा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 बिल कोशिश की गई लंबे समय से ये एक्ट बन जाएं, लेकिन क्या हुआ, वही मामला अटका, कोई अप्रूवल नहीं मिल पा रहा था। इस वजह से ये पहुंचे सुप्रीम कोर्ट में, तमिलनाडु की सरकार पहुंची और सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों अब जो डिसीजन है वो तमिलनाडु की सरकार को सपोर्ट करते हुए दर्शाया है, ठीक है, सपोर्ट करते हुए दर्शाया है, याद रखिएगा।
और ये बोला है कि भाई यहाँ पर एक टाइम पीरियड के अंदर अंदर हमें, यानी कि जो प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, इनको अप्रूवल देना होगा। भले ही संविधान ने आपको टाइम पीरियड ना दिया हो कि आप कितने समय पर भी बिल को रख सकते हैं, वो चीज़ सही नहीं है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगी, क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सही तरीके से काम नहीं कर पाएगी। स्टेट गवर्नमेंट अपने एक्ट्स नहीं लेकर आ पाएगी। तो ये पूरा मामला चल रहा है और इसी को देखते हुए दोस्तों आज न्यूज़पेपर में एक और आर्टिकल पब्लिश हुआ है जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने रूल करते हुए ये बोला है, अभी जो पिछली बार जजमेंट आया था वहां पे गवर्नर को टाइम बाउंडेशन दर्शाया गया था कि गवर्नर को इस तरीके से इतने टाइम पीरियड में अप्रूवल देना होगा, अपने पास में बिल रखकर नहीं बैठ सकते। वही चीज अब प्रेसिडेंट के लिए भी कह दी है। यहां पे क्या बोला है कि द प्रेसिडेंट मस्ट डिसाइड विद इन 3 months from the date of the bill is received after being received by the governor under the article 201। क्लियरली यहां पर मेंशन कर दिया गया आर्टिकल में, समझ रहे हैं? यानी आर्टिकल 201 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट को भी अब बोल दिया, राष्ट्रपति से भी कह दिया है कि भाई अगर किसी राज्य सरकार से बिल पास होता है लेजिस्लेटिव असेंबली में और गवर्नर उस बिल को लाकर आपको यानी राष्ट्रपति को सौंप देता है कि राष्ट्रपति डिसीजन लेंगे, तो राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर अंदर, ठीक है, याद रखिएगा, विद इन 3 months, कितना? 3 महीने के अंदर अंदर ये डिसीजन लेना होगा। 3 महीने का टाइम है। पहले आप देखोगे कोई टाइम पीरियड नहीं था, टाइम लिमिट नहीं था। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है टाइम पीरियड है सर, 3 महीना है, विचार कर लो और 3 महीने के अंदर अंदर या तो अप्रूवल दे दो, ठीक है, ये सब आपको यहाँ पर काम करना है ना, या फिर आप गवर्नर को डायरेक्ट कर सकते हैं कि भैया ये जो बिल है आप लेजिस्लेचर को लौटा दो, यानी कि गवर्नर से आप कह सकते हैं कि ये बिल में कुछ ये है वो है तो वापस से लौटा दो। फिर उसके बाद में जब वो बिल दोबारा से लेजिस्लेटिव असेंबली के थ्रू पास होगा तब दोस्तों यहाँ पर वो अप्रूवल देना ही देना होगा, ठीक है। अब ये जो पूरा बिल था ना, इसको रख कर बैठना, ये वाला जो अप्रूवल है कहीं ना कहीं इसके ऊपर में रोक लगाई जा रही है सुप्रीम कोर्ट की साइड से। आई होप आपको क्लियरेंस मिल चुका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहता है संविधान उठाओ तो आर्टिकल 74 को एक बार जरूर से देख लो। आर्टिकल 74 राष्ट्रपति को कोई सोलली पावर्स नहीं देता है। आर्टिकल 74 प्रेसिडेंट को यह कहता है कि प्रेसिडेंट मस्ट एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, है ना, इनके एडवाइस पर जो प्रेसिडेंट है वो यहाँ पर वर्क करते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट ये भी कहता है कि अगर यहाँ पे आर्टिकल 201 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है इतने टाइम पीरियड के अंदर ये बिल के ऊपर डिसीजन नहीं लिया गया, देन इट कैन बी चैलेंज्ड इन अ कोर्ट। इसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। ये जुडिशियल रिव्यू के दायरे में आता है। यू कैन सी हेयर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो पहले मैटर जुडिशियल रिव्यू से बाहर था, अब इसको जुडिशियल रिव्यू में डाल दिया है कि अगर कोई मामला अटके तो आओ हम डिसीजन लेंगे, हम डिसाइड करेंगे, हम यहाँ पर ये इस पर रिव्यू करेंगे, देन उसके बाद में एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि फिर ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के भी अगेंस्ट में चला जाएगा अगर अब भी ये बिल लेकर बैठ जाते हैं तो, ठीक है। ये तो बात होगी दोस्तों प्रेसिडेंट को लेकर जो नई चीजें निकल कर आई हैं उसके बारे में, क्योंकि ये तो कल खुलासा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट 8 अप्रैल को दे दिया था। 8 अप्रैल तक तो हमें गवर्नर को लेकर पता था कि हाँ भैया ये तो गवर्नर को लेकर बात बोली गई है। अब पता चला कि प्रेसिडेंट के ऊपर भी 3 महीने का टाइम लिमिट है। अच्छा, गवर्नर के ऊपर क्या टाइम लिमिट सेट किया था, आइए थोड़ा सा मैं वो भी बता देता हूँ। गवर्नर के पास भी वही हाल था, वो बिल रख के बैठ जाते थे। पॉकेट वीटो का यहाँ पर नाम दिया गया कि भाई यहाँ पर चुप हैं, बिल पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, इधर से लेजिस्लेटिव असेंबली बिल पास करवाई जा रही है, तो ये सही नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में है। तो गवर्नर के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्या बोला, एक स्ट्रिक्ट टाइमलाइन उनके लिए भी भेज दिया। सबसे पहले यहाँ पे ये बोला गया, इस टाइमलाइन को 3 फ्रेम में बांटा गया, याद रखिएगा। पहला यहाँ पर यह बोला जाता है कि मान लो गवर्नर के पास में बिल आया, गवर्नर के पास में बिल आया साइन होने के लिए, तो 1 महीना है, ठीक है, विद इन 1 month, विद इन 1 month, 1 महीने के अंदर अंदर जैसी बिल उनके पास में आया है, विद इन 1 month फ्रॉम रिसीविंग द बिल, गवर्नर को ये असेंट देना होगा। या तो वो अप्रूवल दे सकते हैं गवर्नर कि हाँ ठीक है साइन कर रहे हैं, हम अप्रूवल दे रहे हैं, या फिर प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर सकते हैं कि प्रेसिडेंट यहाँ पर उसको देखें। प्रेसिडेंट के लिए अगर रिजर्व कर देंगे तो प्रेसिडेंट के पास में भी बाकी 3 महीने रहेंगे इस पर सोच विचार करने के लिए। यानी टाइम बाउंडेशन यहाँ पर आ चुका है कि भैया इस टाइम के दायरे में ये काम करना होगा जो पहले नहीं था। दूसरा सुनिए, अब यहाँ पर एक तो इन्होंने गवर्नर का लेकर ये बोला कि 1 महीने में बिल आया उन पे, तो 1 महीने में या तो अप्रूवल दे दो या प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर दो।
दूसरा जो इसमें टाइम पीरियड है दोस्तों वो है विद इन 3 मंथ्स का, याद रखिएगा, विद इन 3 मंथ्स का। इसमें क्या बोला जा रहा है? इसमें बोला जा रहा है कि उनके पास में देखो या तो प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर देंगे, फिर 3 महीने के अंदर अंदर इस बिल को रिकंसिडरेशन के लिए रिटर्न भी करना होगा, यानी कि 3 महीने का उनके पास में और टाइम पीरियड है। 1 महीने के अंदर अंदर तो वो अप्रूवल दे सकते हैं या प्रेसिडेंट को दे सकते हैं, फिर 3 महीने के अंदर अंदर गवर्नर को वो बिल रिटर्न करना होगा, रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन। तो जब ये बिल को रिटर्न किया जाएगा लेजिस्लेटिव असेंबली के पास में, देन उसके बाद अगर वो लेजिस्लेटिव असेंबली उस बिल को रीपास कर देती है, दोबारा से पास कर देती है, देन अब गवर्नर को, यहां पे वर्ड यूज कर दिया गया है मस्ट, 1 महीने के अंदर अंदर फाइनल डिसीजन लेना होगा, 1 महीने के अंदर अंदर वो असेंट देना होगा। मतलब जो अभी तक डिलेज हो रहे थे, देरी हो रही थी, बिल रोक लिया जा रहा था, वो सब चीज़ें यहाँ पर अब नहीं होने वाली, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये टाइम फ्रेम यहाँ पर डिसाइड कर लिया गया है। ठीक है, ये गवर्नर को लेकर है कि अगर बिल गवर्नर के पास में आया साइन होने के लिए तो 1 महीने के अंदर अंदर या तो अप्रूवल दो या फिर प्रेसिडेंट के लिए उसको रिजर्व कर दो। फिर अगर रिजर्व कर रहे हैं 3 महीने के अंदर अंदर यहाँ पर वो बिल रिटर्न करना होगा। फिर उसके बाद में अगर मान लो रिटर्न कर दिया, लेजिस्लेटिव असेंबली वापस इसको रीपास कर देती है, तो 1 महीने के अंदर अंदर ये यहाँ पर उसको एसेंट देना होगा, तब उस बिल को साइन करना ही करना होगा। आप रख कर बैठ नहीं सकते। ये पूरा मामला दोस्तों चल रहा है। आई होप आपको ये क्लैरिटी मिल चुकी है कि एग्जैक्टली इशू है क्या। फिर अब जब यह डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का, तो इससे दोस्तों खुश है तमिलनाडु की सरकार। डीएमके पार्टी ने ट्विटर पर पोस्ट भी किया है कि ये देखो, डीएमके मतलब होता है इतिहास रचना। अभी तक जो नहीं हुआ, अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के दायरे में यहां पर यह किया गया है, एंड दिस जजमेंट इज एप्लीकेबल टू होल इंडिया। याद रखिएगा, पूरे भारत में यहां पर यह जजमेंट एप्लीकेबल होगा। किसी और दूसरे स्टेट के साथ में ऐसा कुछ होता है, देन इसी जजमेंट के हिसाब से यहाँ पर उसको डील किया जाएगा। मामला इतना हो गया कि तैयारी हो रही है सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के अगेंस्ट में पिटीशन को फाइल किया जाए। यहाँ पर आप देख पाएंगे, यूनियन होम मिनिस्ट्री इज लाइकली टू फाइल अ रिव्यू पिटीशन अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट्स 8 अप्रैल जजमेंट। इस जजमेंट को वापस से रिव्यू करने के लिए पिटीशन फाइल करने की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, द हिंदू को कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने इसके बारे में जानकारी दी है, जिसको इन्होंने यहाँ पर पोस्ट कर दिया आर्टिकल में। दैट्स इट। ये था पूरा मामला, ये इसका पूरा बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट जो आपको समझाया, ऊपर क्या इशू चल रहा है वो हम लोगों ने समझा। चलिए दोस्तों, आगे आते हैं अगली इंपॉर्टेंट खबर की तरफ। ये पॉलिटिकली बहुत रेलिवेंट है। अगर नोट्स बनाने हैं, गवर्नर की पावर्स वगैरह यहाँ पर लिखनी है, गवर्नर के रोल पावर्स पहले पढ़ा चुका हूँ, सारे नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ। ये देखो दोस्तों, आपको रोल एंड पावर ऑफ गवर्नर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कैसे काम करते हैं गवर्नर के पास में, कौन कौन से आर्टिकल के तहत क्या क्या पावर है ना। अभी तक टाइम बाउंडेशन को लेकर क्या इशू था, वो सब चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन की गई हैं। बाकी गवर्नर प्रेसिडेंट के बीच में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, उसको लेकर भी यहाँ पर आप देख पाओगे। एक छोटा सा जो आर्टिकल है वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाया गया है। चलिए आगे आते हैं उसके बाद में अगली इंपॉर्टेंट खबर की तरफ। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी आप लोगों ने गवर्नर के बारे में पढ़ा, ये सारी डिटेल्स, अभी हम रसल वाइपर के बारे में पढ़ने वाले हैं, वो भी आर्टिकल चर्चाओं में है। ऐसे और भी डिटेल्ड नोट्स आपके तैयार हो जाते हैं, और ये सारे के सारे नोट्स आपको एक पेड ग्रुप में प्रोवाइड करवाए जाते हैं, वो भी प्रिंटेबल फॉर्म के पीडीएफ में। एक ऐसा पीडीएफ जिसको आराम से आप प्रिंट आउट वगैरह कर सकते हैं। आपके सामने ये इन्फॉर्मेशन है। इस ग्रुप को ज्वाइन करने का फी पेमेंट भी बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पर आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा, उसको भी देख लेना, चेक कर लेना, और कि भाई आपको कहाँ पर क्या फ़ायदा होगा। कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में अपने आप को जाकर ये इन्वेस्टमेंट आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अब दोस्तों, वैसे तो आज संडे है, वैसे आज मैं न्यूज़पेपर एनालिसिस करने की सोच नहीं रहा था कि भाई मतलब डिस्कस किया जाए, क्योंकि आर्टिकल बहुत कम थे। तो फिलहाल पहला आर्टिकल इंपॉर्टेंट था, वो डिस्कस किया। दूसरा आर्टिकल भी है काम का, चलिए इसके बारे में भी बात करते हैं। यहाँ पे बात हो रही है एक रिसर्च के बारे में। एक नया स्टडी पब्लिश हुआ है, और ये स्टडी पब्लिश हुई है दोस्तों एक रिसर्च पेपर में। आईआईएससी के रिसर्चर्स ने इसको 10 अप्रैल को पब्लिश किया, जहां पे इन्होंने बोला है वेनम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रसल वाइपर लिंक्ड टू लोकल क्लाइमेट। देखो, भारत के अंदर में 4 ऐसे सांप हैं जो मोस्ट डेंजरस स्नेक्स की कैटेगरी में आते हैं।
जिसके बारे में हमने थंबनेल में भी मेंशन कर रखा है। और उन 4 सबसे ज़्यादा खतरनाक सांपों में से एक सांप आता है रसल्स वाइपर, याद रखिएगा। ये सभी जगह पे पाया जाता है, इंडिया में भी यहाँ पर सभी जगह पे पाया जाता है ना। इवन इसका जो IUCN स्टेटस है वो लीस्ट कंसर्न है। लीस्ट कंसर्न आप समझ ही गए, यानी इसकी पॉपुलेशन अच्छी खासी अवेलेबल है। पता है प्रॉब्लम क्या है? आज दुनिया में सांप के काटने की वजह से बहुत सारे लोगों की मृत्यु होती है, लाखों लोगों की मृत्यु होती है, हजारों लोगों की मृत्यु होती है, जिसमें से 50% भारत में होती हैं सांप के काटने की वजह से। और इन 50% में से 40% जो मृत्यु हैं दोस्तों, वो केवल और केवल रसल वाइपर के काटने की वजह से होती है। आप इमेजिन कर सकते हैं रसल वाइपर भारत के एस्पेक्ट में कितना ज़्यादा खतरनाक है। पिछले साल भी ये चर्चाओं में था। ये मतलब इंडिया में सभी जगह पे पाया जाता है। आज भारत में जितनी भी सांप के काटने की वजह से मृत्यु होती है हर साल, उसमें 40% रसल वाइपर के काटने की वजह से होती हैं। इसका जो वेनोम है, जहर है, वो बहुत ही ज़्यादा रेयर है, खतरनाक है। इवन अगर इसका जहर बॉडी में पहुंच जाए, लगभग कुछ मिनटों में, घंटों में किडनी खराब हो जाती है, दिमाग पे चढ़ जाता है, हैमरेज होने के चांसेस होते हैं। इतना ज़्यादा खतरनाक इसका टॉक्सिन यहाँ पर बताया जाता है, इसका वेनम यहाँ पे बताया जाता है। तो अब क्या है, आर्टिकल में बोला जा रहा है कि रसल वाइपर का जो ये जहर है ना, वो जहर आप सोचोगे भाई है तो रसल वाइपर ही, एक ही जेनेटिक्स हैं, है ना, एक ही प्रजाति है, तो सबका जहर एक जैसा होगा। लेकिन ये ऑल ओवर दी इंडिया पाया जाता है ये सांप। तो दोस्तों यहाँ पे इंडिया में ऐसा नहीं है कि क्लाइमेट बिल्कुल सेम है, कहीं पर क्लाइमेट अलग है, कहीं पर ठंड पड़ती है, कहीं पर गर्मी रहती है, या कहीं पे सारे मौसम देखने को मिलते हैं। साउथ इंडिया में यहाँ पर आपको गर्मी ही देखने को मिलेगी, नॉर्थ इंडिया में ठंड देखने को मिलेगी, बीच में टेम्परेचर चेंज होता रहता है, समझ रहे हैं? तो अलग अलग क्लाइमेट है। तो अलग अलग क्लाइमेट के हिसाब से रसल वाइपर का जो वेनम है, इसके अंदर जो जहर पाया जा रहा है, वो अलग अलग रीजन में अलग अलग कॉम्पोजिशन में देखने को मिला है, ये एक रिसर्च पेपर ने बताया। तो इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए 115 रसल वाइपर के जो सांप है ये उठाए गए भारत के 34 अलग अलग जगहों से। उसके बाद में स्टडी किया गया, ये पाया गया कि भारत में जहाँ जहाँ पर ड्राई रीजन है, यानी जहाँ जहाँ पे सूखा पड़ा है, वहाँ पे अगर रसल वाइपर का जो जहर है वो ज़्यादा टॉक्सिन है, ज़्यादा खतरनाक है, ज़्यादा डेंजरस है। जबकि जहाँ जहाँ पे नमी रहती है या बारिश हो रही है रेगुलर, ठीक है, वहाँ पे रसल वाइपर के जहर का कॉम्पोजिशन थोड़ा सा अलग है ना। उसके जहर में मतलब इतनी सारी जहरीली प्रॉपर्टीज़ नहीं देखने को मिल रही हैं, ये बताया गया। कहोगे हम इससे करेंगे क्या? इससे यहाँ पर ये आराम से किया जा सकता है, जैसे आज हम लोग इस वेनम से लड़ने के लिए कोई एंटी वेनम बनाते हैं, ठीक है, इस जहर से लड़ने के लिए अगर कोई एंटी वेनम बनाया जाता है, तो एंटी वेनम काम कैसे करेगा? अब मान लो कोई हल्का एंटी वेनम है और ड्राई रीजन में अगर किसी रसल वाइपर ने काटा है और आपको पता नहीं है कि उस रसल वाइपर का जहर ज़्यादा तगड़ा है दूसरे रसल वाइपर्स के कंपैरिजन में, तो आप उसको यहाँ पर बहुत लाइट एंटी वेनम प्रोवाइड करवाएंगे, जिससे यहाँ पर उसका बचना मुश्किल हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर पता होना चाहिए किस रीजन में किस तरीके का जहर का कॉम्पोजिशन है। तो इस रिपोर्ट से वो पता चल जाएगा, इसके हिसाब से हम ये ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवा सकेंगे। बस यही तो फैक्टर है कि जहाँ पे सूखा है वहाँ पे थोड़ा सा और हार्ड स्ट्रिक्ट ट्रीटमेंट चाहिए होगा, ताकि रसल वाइपर के इस भारी जहर को काटा जा सके। जहाँ पे नमी है ऑलरेडी उसका इम्पैक्ट थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि थोड़ा सा वीकर वो वेनम है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए थोड़े अलग प्रोसीजर्स हमको फॉलो करने पड़ेंगे। तो ये दोस्तों यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स निकल कर आई हैं, अदरवाइज इसको में कुछ भी नहीं पढ़ना है। अगर एग्जाम के लिए कुछ पढ़ना है तो रसल वाइपर के बारे में ज़रूर से पढ़ के जाना। अक्सर इसको लेकर लगातार खबरें पब्लिश होती रहती हैं। परेशान मत होइए, पढ़ना क्या है, नोट्स मैं आपके जनरेट करवाऊंगा, ये सारी डिटेल है। वैसे आपने अभी अखबार का आर्टिकल देखा, कहोगे अखबार के आर्टिकल में से कुछ लिखना हो, तो ये मैंने आपको बता दिया रिसर्च पेपर कहाँ से पब्लिश हुआ है ना। 40% स्नेक बाइट रिलेटेड जो डेथ एनुअली हो रही है भारत के अंदर में, वो रसल वाइपर की वजह से हो रही हैं, वो मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर अलग से डेटा जनरेट हो चुका है, इसके ऑब्जेक्टिव्स ये सब हम लोग समझ चुके हैं कि क्या होगा टेम्परेचर से रिलेटेड। अब सुनिए आगे, रसल वाइपर के बारे में ये फैक्ट पढ़ के जाना। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है दबोइया रोसेली, ठीक है, वेपेरिडे फैमिली से बिलोंग करता है। कॉमन नेम रसल वाइपर के नाम से हम इसको जानते हैं। और इसके डिस्ट्रीब्यूशन को देखोगे तो मैंने आपको बताया इंडिया में तो सभी जगह पर है, वैसे दुनिया की मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ के अंदर में ये वाला स्नेक पाया जाता है। साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया में भी यहाँ पर बहुत मैसिव लेवल पर देखने को मिलेगा, चाहे वो इंडिया हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, म्यांमार, थाईलैंड, पाकिस्तान, इवन चाइना, ताइवान, इंडोनेशिया, कैम्बोडिया, सभी जगह पे ये रसल वाइपर की पॉपुलेशन आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। और ये ज़्यादातर कहाँ पे रहते हैं? खुले एरिया में,
खुले एरिया जहाँ पे ओपन बिल्कुल फील्ड है, घास घास देखने को मिल रही है ना, उस जगह पे फार्म लैंड्स वगैरह में रहना इनको ज़्यादातर पसंद है। कोई ज़्यादा घने जंगल यहाँ पर ये प्रेफर नहीं करते। ठीक है। ज़्यादातर भारत में बात करेंगे तो गांव के अंदर खेतों में ज़्यादातर ये पाए जाते हैं, एग्रीकल्चरल जोन्स के अंदर में कई बार ये देखने को मिल जाते हैं। तो इस वजह से ह्यूमन के साथ में इनके जो कांटेक्ट के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। ऐसे काटते भी नहीं है। ठीक है कि हाँ देख लिया सामने तो यहाँ पर एकदम से उसको बाइट कर लिया। तो इनके जब बिहेवियर को स्टडी किया गया तो पता ये चला है कि जब इनके ऊपर कोई प्रेशर पड़ रहा है, अब ऑब्वियस सी बात है कोई इंसान है गलती से यहाँ पर मान लो वो खेतों में काम कर रहा है, पैर रख दे इसके ऊपर में, तो अचानक से यहाँ पर वो अटैक करेगा। ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पर इश्यूज बताया जा रहा है। फिर ये जो रसल वाइपर है ध्यान में रखिएगा, इसको लेकर एक पब्लिक हेल्थ इंपॉर्टेंस के तौर पे ज़रूर से देखा जाता है। रीज़न ये है क्योंकि ये भारत के 4 सबसे ज़्यादा डेडलीस्ट स्नेक्स में से एक माना जाता है। तो वो 4 स्नेक्स कौन कौन से हैं? पहला तो रसल वाइपर जिसके बारे में हमने पढ़ा, दूसरा इंडियन कोबरा है, तीसरा कॉमन क्रेट है और चौथा 100 स्किल्ड वाइपर है। तो ये यहाँ पर 4 बिग 4 डेडलीस्ट स्नेक्स ऑफ इंडिया माने जाते हैं। आज इंडिया में मेजर स्नेक बाइट के जो केसेस हैं या डेथ सबसे ज़्यादा जो हो रही हैं उसमें वो रसल वाइपर की वजह से ज़्यादातर होती हैं। मैंने आपको बताया कि ये ज़्यादातर मतलब जब काटता है तो एक्सीडेंटली काटता है ना। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इंसान को देखा तो अचानक से काट गया, पैर वगैरह पड़ जाता है गलती से तो यहाँ पर उसको ये काट लेता है। ठीक है। बाकी मैंने आपको बताया इसका जहर बहुत खतरनाक है, इसमें एक मेजर ट्रीटमेंट देना ज़रूरी है। अगर ट्रीटमेंट देने से मतलब मिनट के हिसाब से भी अगर चूक गए ना तो यहाँ पर एक इंसान की जो मृत्यु है वो निश्चित है। रसल वाइपर की लेंथ लगभग 1.5 मीटर्स तक होती है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है ना। उसके अलावा मतलब हेड वगैरह के बारे में बताया गया है, रात में ज़्यादा एक्टिव रहता है, नॉक्टर्नल है। ठीक है, वो बताया गया। आयुसेन बता ही चुका हूँ, लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में, यानी कि अच्छी खासी पॉपुलेशन इसकी अवेलेबल है। तो भारत के यहाँ पर जो 4 सबसे ज़्यादा डेडलीस्ट स्नेक हैं वो ये है जिनके बारे में इंफॉर्मेशन अभी हमने शेयर की है। लगभग इंडिया के हर एक पार्ट्स के अंदर में इसके स्नेक्स की जो स्पीशीज़ है वो देखने को मिलती है। ठीक है। और दूसरी तरफ अगर आप देख पाओगे तो स्नेक बाइट वाकई में एक बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया के लिए। जब मैं बात करता हूँ बड़ी प्रॉब्लम तो आप यहाँ पर देख पाओगे, मैंने आपको बताया दुनिया भर में स्नेक बाइट की वजह से जितनी मृत्यु होती हैं उसकी 50% इंडिया में होती हैं। ठीक है, जिसमें से केवल 10% के आसपास स्नेक बाइट के केसेस को हम रिकॉर्ड कर पाते हैं। इवन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने तो एक डेडलाइन सेट की है 2030 तक कि यहाँ पर स्नेक बाइट के केसेस को रिड्यूस किया जाएगा, है ना। यानी कि आप कह सकते हैं इससे जो हो रही मृत्यु है उसको यहाँ पर ये ख़त्म किया जाएगा। उसके अलावा इससे जो डिसेबिलिटी हो रही है इसको यहाँ पे 50% तक यहाँ पर हम कम कर देंगे। ऐसे कुछ एक्शन लिए गए हैं। हमने भी अपना नेशनल एक्शन प्लान चलाया है ताकि जो ये स्नेक बाइट है इसको यहाँ पे रोका जा सके। समझ गए? आई होप आपको ये जो क्लैरिटी है इसको लेकर मिल चुकी है। कई बार इंडिया को स्नेक बाइट कैपिटल भी बोल दिया जाता है क्योंकि इससे संबंधित डेथ के केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं हमारे यहाँ पर। चलिए आगे आते हैं अगली इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर। अब दोस्तों पेज नंबर 5 पर अगर आप देखोगे तो आपको मतलब 2 आर्टिकल और मिल जाएंगे जो बहुत काम के हैं। आइए फटाफट यहाँ पर इनका भी डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर जो आर्टिकल आपको दिख रहा है ये बात करता है सारस MK2 प्लेन के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आप लोग अपने सामने ये प्लेन देख पा रहे होंगे। यह है सारस मल्टीपर्पज़ सिविलियन एयरक्राफ्ट जिसको नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज़ ने डिज़ाइन किया है और ये उसका डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगा। ये प्लेन ऐसा है जिसको सिविलियन पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मिलिट्री पर्पज़ के लिए भी यहाँ पर इसका यूज़ किया जा सकता है। तो बताया जा रहा है कि अभी इस पर काम चल रहा है क्योंकि पहले भी कई बार टेस्टिंग करने की कोशिश की है। जब एक बार टेस्टिंग करने की कोशिश की थी 2009 में तो एक बड़ा हादसा हो गया था जहाँ पे ये प्लेन क्रैश कर गया था, जिसमें हमारे जो 3 इंडियन एयरफोर्स के पर्सनल हैं उन्होंने अपनी जान गंवा दी थी इस पूरे हादसे के दौरान। फिर उसके बाद इसके सारे के सारे ट्रायल्स के ऊपर में रोक लगा दी गई थी। फिर जाके 2016 के अंदर में दोस्तों इस प्रोजेक्ट को वापस से रिवाइव किया गया। देन उसके बाद में कुछ नए अपडेट्स करे गए। देन अब इस प्लेन को वापस से रीडिज़ाइन करा जा रहा है। तो बताया जा रहा है कि अभी जब तैयार हो जाएगा ये जो MK2 प्लान तो ये बेसिकली हमारा पुराने वाले प्लेन का अपग्रेडेड वर्जन है। हमारे पास में ऑलरेडी सारस प्रोटोटाइप प्लेन्स हैं, 14 सीटर वाले प्लेन्स हैं, उसी का अपग्रेडेड वर्जन है ये MK2 प्लेन। याद रखिएगा इसका जो पहला टेस्ट होने वाला है वो दिसंबर 2027 के अंदर में एक्सपेक्टेड बताया जा रहा है। दिसंबर 2027, कुछ साल लगने वाले हैं तब जाकर ये टेस्टिंग होगी। वैसे तो 2026 के लिए इसकी टेस्टिंग तैयार की गई थी बट अभी इसमें कुछ और अप्रूवल्स में या कुछ और समय लग रहा है वो यहाँ पे बताया गया। एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए कि बताइए सारस MK2 रिसेंटली चर्चाओं में था, ये क्या है? तो याद रखिएगा ये एक इंडियन डिज़ाइंड सिविलियन एयरक्राफ्ट है जिसका यहाँ पर जो टेस्टिंग है या फ्लाई टेस्टिंग है वो 2027 दिसंबर के अंदर में यहाँ पर होने वाली है।
इसको हम मिलिट्री पर्पस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मिलिट्री करंट समय पर यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है इसको लेकर जो डिसीजन है वो लेगी। बाकी यहाँ पर बात ये हो रही है, इस प्लेन को तैयार करने के लिए जो भी ये पूरा स्ट्रक्चर तैयार करा गया, ऑब्वियस सी बात है इस प्लेन में इंजन अलग से आएगा, है ना, इसका कॉकपिट तैयार करने के लिए सामान अलग से हमें चाहिए, इसके जो पंख है, विंग्स हैं, वो अलग से तैयार होंगे। तो अलग अलग कंपनीज ने यहाँ पर सपोर्ट किया है अलग अलग इसके प्रोडक्ट्स को तैयार करने में। उसके बाद में ये जो फाइनल प्रोडक्ट है हमारे सामने ये प्रेजेंट है। अभी समय लगेगा जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि जो पहला टेस्टिंग है वही दिसंबर 2027 में यहाँ पर बताई जा रही है। अब देखिए एग्ज़ाम के लिए क्या ध्यान रखना है, मैं आपको एग्ज़ाम के लिए पढ़ा रहा हूँ, तो इस जैसे ये आर्टिकल है ज़्यादा काम का नहीं है। इस आर्टिकल से अगर कोई चीज़ पढ़नी है आपको तो इतना ध्यान रखिएगा। एक सेकंड रुको यार। हाँ ये देखिए, ये वो प्लेन है जिसके बारे में अभी हम डिस्कशन कर रहे थे दोस्तों, सारस MK2 19 सीटर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। उसके अलावा यहाँ पे आप देख पाओगे इसका जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है ना, इसका कैबिन कैसे होने वाला है, आगे कॉकपिट कैसे होने वाला है, किस तरीके से वर्क करेगा, वो इसके फीचर्स वगैरह वो यहाँ पर शेयर करे गए हैं। ठीक है, अब इस तरीके से यहाँ पे कुछ पढ़ सकते हैं अपने नोट्स वगैरह जनरेट करके। कॉन्टेक्स्ट बैकग्राउंड हम समझ चुके हैं। सारस MK2 भारत का खुद का बनाया हुआ मल्टी रोल सिविलियन एयरक्राफ्ट है, और इसको किस कंपनी ने बनाया है वो हमने समझा। अपग्रेडेड वर्जन है पुराने वाले का, क्योंकि हम खुद से बना रहे हैं तो सेल्फ रिलायंस या फिर आत्मनिर्भर भारत को यह प्रमोट करता है। इसकी पहली जो टेस्टिंग है वो दिसंबर 2027 में होगी। इंडियन एयरफोर्स ने अपना इंटरेस्ट भी इसमें दिखाया है कि कम से कम 15 एयरक्राफ्ट वो परचेज़ कर सकते हैं अगर उन्हें लगता है कि ये एयरक्राफ्ट उनके लिए बेटर होगा। इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करेंगे तो एक पैसेंजर ट्रांसपोर्ट है, उसके अलावा एयर एम्बुलेंस सर्विस का ये काम कर सकता है, तो बड़े सारे रोल प्ले कर सकता है। मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है ये सपोर्ट कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में। फिर कुछ और कंपनीज भी हैं दोस्तों, जैसे इसके पर बनाने के लिए, मेटेलिक पार्ट्स, फ्यूजलेज बनाने के लिए अलग अलग कंपनीज यहाँ पर सहायता दे रही हैं। बाकी चैलेंजेस क्या है, इसमें डिले हो गया है क्योंकि 2009 में क्रैश हो गया था, मैंने आपको बता दिया। बाकी जो ये प्रोडक्शन है अभी और डिले होगा क्योंकि कुछ ऐसे चीज़ें हैं जहाँ पे सर्टिफिकेशन लेना बाकी है। इंडिया के लिए अच्छी बात यह है कि देखिए हम अपना एक कदम ये बढ़ा रहे होंगे कि खुद से पूरा का पूरा जो सिविलियन एयरक्राफ्ट है वो तैयार कर रहे होंगे, तो इससे आत्मनिर्भर भारत प्रमोट हो रहा होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे सपोर्ट मिल रहा होगा। तो ये कुछ हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं भारत के प्रति एक बड़ा इंपॉर्टेंस इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव का। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अगली जो इंपॉर्टेंट खबर है ये भी पेज नंबर 5 पे प्रेजेंट है और ये भी बहुत काम की है। ये इस पे ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि आज अखबार में अगर कुछ काम की चीज़ मिली है जो ज़्यादा काम की है वो यही है, एनवायरमेंट के लिए रेलिवेंट है। इंडिया ने वोट किया है इन फेवर ऑफ फर्स्ट ग्लोबल कार्बन टैक्स ऑन शिपिंग। देखो एक बड़ी वोटिंग होती है, कहाँ पे होती है? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, जो समुद्र की देखभाल या उसके नियम को लेकर आता है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इनका हेडक्वार्टर लंदन में है। तो फ्राइडे में एक मीटिंग होती है, उस दौरान वोटिंग होती है कार्बन टैक्स ऑन शिपिंग को लेकर। जो आज हमारे समुद्र में जहाज़ चल रहे हैं, पता है वो जहाज़ भी बहुत ज़्यादा प्रदूषण कर रहे हैं। हम बात करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, जो गाड़ी मोटर चल रही है उससे तो प्रदूषण, कार्बन एमिशन हो रहा है, लेकिन ये जहाज़ जो चल रहे हैं इसमें भी फ्यूल डाला जाता है, वो फ्यूल बर्न होता है। अब वो जब फ्यूल जलेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो भी ढेर सारा प्रदूषण करेगा। तो वही बोला जा रहा है कि सर उसके प्रदूषण को रोकने के लिए हम क्या कर रहे हैं, है ना। तो अभी जो ये एक मीटिंग हुई है, इस मीटिंग में ये जोर दिया गया है कि टैक्स इम्पोज किया जाएगा, कार्बन टैक्स लगाया जाएगा दुनिया भर की इस शिपिंग इंडस्ट्री के ऊपर में, ताकि जो जहाज़ हैं वो धीरे धीरे करके ये अपना नए ऑल्टरनेटिव्स को चुने और ये जो कार्बन एमिशन है, पोल्यूशन है, इसको डाउन किया जाए। तो दोस्तों जब ये वोटिंग हुई ना, तो भारत के साथ साथ 62 देश और थे जिन्होंने इसको सपोर्ट किया। इवन भारत के साथ चाइना, ब्राज़ील, ये दोनों देश खड़े रहे कि हम भी आपको सपोर्ट करेंगे। ये दुनिया का पहला इस प्रकार का कोई कार्बन टैक्स है जो शिपिंग इंडस्ट्री के ऊपर में लागू किया गया है, ये जहाज़ों के ऊपर में लागू किया गया है, याद रखिएगा। ये डिसीजन इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में लिया गया ताकि क्लीनर टेक्नोलॉजीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए। हमारा मेन पर्पज़ यही है कि जो ये शिपिंग इंडस्ट्री है, जितने भी जहाज़ हैं, वो एमिशन को धीरे धीरे करके रोक दें। और बताया जा रहा है ये टैक्स अभी से नहीं, ऐसा नहीं है कि कल से लगना चालू हो जाएगा, नहीं। ये जो टैक्स इम्पोजिशन है दोस्तों ये 2028 से शुरू होगा और उसके बाद जितने भी जहाज़ हैं उनको लोअर एमिशन फ्यूल पे ध्यान देना होगा। वो ऐसे फ्यूल का इस्तेमाल करें जिससे ज़्यादा प्रदूषण नहीं होता, क्योंकि अभी अगर ऐसा फ्यूल यूज़ करेंगे, प्रदूषण ज़्यादा हो रहा होगा तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो आपको लोअर एमिशन फ्यूल का इस्तेमाल करना होगा ताकि इससे जो प्रदूषण है वो रोका जा सके। फिर ठीक है, और यह भी बताया जा रहा है कि जब 2028 में टैक्स लगाना शुरू करेंगे ना,
तो पहले में ही हमें अच्छा खासा टैक्स जनरेट हो सकता है, लगभग $40 बिलियन का टैक्स जनरेट हो सकता है। फिर ये बोला जा रहा है जो भी पैसा इकट्ठा होगा, जितना भी रेवेन्यूज़ आएगा, उस रेवेन्यू का इस्तेमाल करेंगे मैरीटाइम सेक्टर में ही, जो कार्बन है उसको हटाने के लिए, पोल्यूशन को यहाँ पर निपटाने के लिए, उस पर ज़्यादा फोकस होता हुआ नजर आएगा। तो इस डील को 63 कंट्री ने सपोर्ट किया है और कुछ कंट्रीज़ ने दोस्तों यहाँ पर इसके अगेंस्ट में भी वोट दिया है। वो कौन है? सऊदी अरेबिया, यूएई, रशिया, वेनेजुएला। ये वो देश हैं जो यहाँ पर इसके अगेंस्ट में वोट करे हैं कि भैया ऐसा नहीं हो सकता, हम तो कार्बन टैक्स नहीं लगाएंगे, आप लगाओ। जब वोटिंग हुई थी ना, तो इन्होंने वोट किया फेवर में, और सऊदी अरेबिया, यूएई, रशिया, वेनेजुएला, इन्होंने अगेंस्ट में वोट किया। आप कहोगे पोल्यूशन कंट्रोल करने की बात हो रही है, तो इन देशों ने अगेंस्ट में वोट क्यों किया? रीज़न यहाँ पर यह है, जो फ्यूल हम इस्तेमाल कर रहे हैं जहाज़ में, वो फ्यूल तो यहीं से आ रहा है ना। सऊदी अरेबिया वो फ्यूल दे रहा है, यूएई फ्यूल दे रहा है, रशिया, वेनेजुएला ये ही वही फ्यूल प्रोवाइड करवा रहे हैं। और अगर आप फ्यूल को रोकने की आप बात कर रहे हैं, उस पर टैक्स इंपोज करने की बात कर रहे हैं, फ्यूल को बंद करने की बात कर रहे हैं, दूसरे एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस को लाने की बात कर रहे हैं, ऐसे फ्यूल को इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं जिससे पोल्यूशन कम होगा, तो नुकसान किसका होगा? इन कंट्रीज़ का होगा। तो ये करंट समय पर इसको अपोज कर रही हैं, याद रखिएगा। ये पूरा मामला चल रहा है। आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। अभी नहीं मिली है क्लैरिटी तो थोड़ी देर और रुकिए, बस खाली 2 से 3 मिनट, चलिए एक बढ़िया क्लैरिटी लेंगे। तो इंडिया वोट्स इन फेवर ऑफ फर्स्ट ग्लोबल कार्बन टैक्स ऑन शिपिंग, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और इसमें अलग से नोट जनरेट कर लीजिएगा कि कार्बन टैक्स ऑन शिपिंग एग्जैक्टली क्या है। तो कार्बन टैक्स का मतलब है एक फ़ी, एक पेनल्टी को चार्ज करना इंडस्ट्रीज़ के ऊपर में, अगर वो इंडस्ट्री बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड या दूसरी ग्रीन हाउस गैसेस को एमिट कर रही हैं। तो ये जो टैक्स है ये इंटरनेशनल शिपिंग सेक्टर को टारगेट करेगा, याद रखना है, ठीक है। वो जहाज़ जो बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को प्रोड्यूस कर रहे हैं, स्पेशली उनको टारगेट किया जा रहा है। 2028 से शुरुआत होगी। कंपनीज़ को फोकस करना होगा, या तो लो एमिशन फ्यूल को वो इस्तेमाल करें या फिर वो टैक्स भरें। टैक्स भरेंगे तो कम से कम $40 बिलियन के आसपास का जनरेट होगा, और इसी टैक्स का इस्तेमाल होगा वापस से मैरीटाइम सेक्टर यानी समुद्र के एरिया में, जो भी ट्रांसपोर्ट हम यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे प्रदूषण कम हो सके। तो इसका फ़ायदा क्या होगा? क्योंकि आज शिपिंग इंडस्ट्री दुनिया भर में जितना भी यहाँ पर पोल्यूशन हो रहा है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है, उसका 3% दोस्तों पोल्यूशन का योगदान इन्हीं शिपिंग इंडस्ट्री से आ रहा है, वो भी यहाँ पर मेंशन किया गया। तो इसको किस किस ने सपोर्ट किया? जैसे मैंने आपको बताया, इसके लिए मैंने एक फ़ोटो प्रोवाइड करवाया है, इस फोटो को देख सकते हैं, बेहतरीन है। तो सपोर्ट करने वाले यहाँ पर इंडिया, चाइना, ब्राज़ील, ऐसे 63 देश है जिन्होंने फेवर में वोट किया है। वो सपोर्ट करते हैं कि भैया हमें भी यहाँ पे डिकार्बोनाइजेशन करना होगा। सऊदी अरेबिया, यूएई, रशिया, वेनेजुएला इसको अपोज करते हैं। रीज़न यहाँ पर यह है क्योंकि यही वो ऑयल एक्सपोर्ट करने वाली कंट्रीज़ हैं। यूएसए ने वोट ही नहीं किया। और जो भी डेवलपिंग नेशंस हैं, लाइक पैसिफिक और कैरेबियन या अफ्रीकन नेशंस हैं, कैरिबियन आइलैंड जो हैं, पैसिफिक आइलैंड जो है, वो डिसअपॉइंटेड हैं। वो ये कहना चाहती हैं कि भैया रेवेन्यू का हम भी हिस्सा बनना चाहते हैं, आपने हमें डिसीजन में हिस्सा नहीं दिया, आपने खुद से डिसीजन ले लिया, तो कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है यहाँ पर। तो इसलिए वो थोड़ा सा यहाँ पे नाराज़गी अपनी दिखा रही हैं। दैट्स इट, इतना यहाँ पर याद रखिएगा आज के इस डिस्कशन के अंदर में, क्योंकि आज न्यूज़पेपर में जो भी कुछ है बस इतना ही है। ज़बरदस्ती कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की कोशिश करोगे, कुछ ज़्यादा काम की चीज़ आपको मिलेगी नहीं, ठीक है। और याद रखिएगा, टेलीग्राम पे भी मैंने ये सारे के सारे हाईलाइटेड और अपडेटेड आर्टिकल्स मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। और कई बार क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं न्यूज़पेपर के अंदर में चीज़ों को कवर करने के लिए, ठीक है। आपके पास में टाइम कम है, याद रखिए। संडे है, संडे में आर्टिकल्स ऑलरेडी कम आते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है ना। और जो भी आर्टिकल काम के वो मैं डिस्कस कर ही देता हूँ। लाइक आप देख पाओगे फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन पेज पे कुछ आर्टिकल पब्लिश हुए हैं जहाँ पे तावुर राणा की बात हो रही है। तावुर राणा परसों हम बहुत डिटेल से कवर कर चुके हैं। फिर तमिलनाडु गवर्नर और सुप्रीम कोर्ट का जो ये इशू है वो हम लोग समझ चुके हैं, वो भी आज फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन पेज पर आया है। फिर आप देख पाओगे जो पेज नंबर 9 है, एन एटॉमिक टग ऑफ वॉर करके एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है, जहाँ पे अमेरिका और ईरान के बीच में जो ये डिस्प्यूट है उसके बारे में बात हो रही है ना, कि ईरान जो है अपना न्यूक्लियर वेपन तैयार कर रहा है, उसको लेकर बात हो रही है, समझ रहे हैं। तो ये पूरा इशू है, मैंने आपको कुछ दिनों पहले ही पढ़ा है। सेंट्रीफ्यूग क्या होता है, किस तरीके से यूरेनियम का एनरिचमेंट किया जाता है, वो भी हम लोगों ने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। तो इतना ज़्यादा आप थोड़ा सा कनेक्टेड रहेंगे, डेली थोड़ा थोड़ा टाइम देंगे, आप वेल कनेक्टेड हो जाएंगे करंट अफेयर से, जितने भी न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। और सबसे बड़ी चीज़, ये करंट अफेयर्स केवल न्यूज़पेपर से हम लोग कवर कर रहे हैं, दूसरे और सोर्सेज को भी कवर करना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो वो भी याद रखिएगा।
बाकी मैं आपको एक आर्टिकल थोड़ा सा और दिखा देता हूं जो हमारे आज के पेज नंबर 4 के ऊपर प्रेजेंट है दोस्तों। ये वो टॉपिक आपको देखने को मिलेगा, है ना। वैसे हम पेज नंबर 1 पे ये सेम आर्टिकल डिस्कस कर चुके हैं, जो 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट का 414 पेज का जजमेंट आया, उसी के बारे में ये पूरा डिस्कशन हो रहा है, ऑलरेडी हम समझ चुके हैं। लेकिन यहाँ पे मामला क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ये भी बोल दिया है कि जो प्रेसिडेंट हैं ऑट टू बी कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट ऑन द बिल्स रेफर्ड बाय द गवर्नर। ये बहुत बड़ा मुद्दा है और आने वाले समय पर इसकी चर्चाएं जरूर होंगी। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि भैया चलो हमने अब तो टाइम लिमिट सेट कर दिया, उस टाइम लिमिट के हिसाब से काम करना। उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि जो प्रेसिडेंट हैं, जो राष्ट्रपति हैं, अगर राष्ट्रपति के पास में गवर्नर कोई बिल देता है, ठीक है, कंसिडर करने के लिए, तो राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। और ये बात यहाँ पर श्रीलंका के मॉडल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि श्रीलंका में भी ऐसा ही होता है कि भाई जो राष्ट्रपति के पास में बिल आता है तो वो बातचीत करते हैं सुप्रीम कोर्ट के साथ में। आप भी सुप्रीम कोर्ट के साथ बातचीत करने के बाद में ये अप्रूवल दे सकते हैं, ठीक है। तो ये है यहाँ पर पूरा का पूरा डिस्कशन। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।